बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रही हैं एंड यू वुडंट बिलीव इट, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही हैं। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ आ गई, इतना ज्यादा केओस हो गया, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बिल्डअप करनी पड़ी। एक ऐसा देश जिसका बनने में ही इंडिया का इतना बड़ा हाथ रहा हो एंड हिस्टोरिकली जो इंडिया से सबसे करीब रहा हो। इनफैक्ट ये तो सेट ही था। लोगों का ये भी कहना है कि सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था, ये वो। इसमें मेरे दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकन हैं, उसके बाद बांग्लादेशीज ही हैं। किसी को भी नहीं पता होगा, पर ये भी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि 2024 में जितने आए थे उससे ज्यादा 2023 में आए थे, तो ये भी डिक्लाइन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हम काफी आइसोलेटेड थे। इजराइल, जिसको हम अपना जिगरी मानते हैं, उसने भी आगे फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं किया। हालत तो ये हो गई है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको तालिबान को इनवाइट देना पड़ता है कि हम आओ हमारे देश में हो, ठीक है। व्हिच आल्सो आई बिलीव बहुत ही डेंजरस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने उसके बारे में बात भी की है। अब रशिया की बात करें तो रशिया इंडिया हमेशा भाई भाई रहे हैं, आगे भी रहेंगे। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रही हैं एंड यू वुडंट बिलीव इट, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही हैं। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ आ गई, इतना ज्यादा केओस हो गया, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बिल्डअप करनी पड़ी कि इंडिया के दो जो वीजा सेंटर थे वही क्लोज करने पड़ गए। एक ऐसा देश जिसका बनने में ही इंडिया का इतना बड़ा हाथ रहा हो एंड हिस्टोरिकली जो इंडिया से सबसे करीब रहा हो। इनफैक्ट ये तो सेट ही था कि जो भी नया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बनेगा वो सबसे पहले इंडिया ही विजिट करने आएगा। पर इस बारी उल्टा हो गया। जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू इंडिया वो सबसे पहले चले गए चाइना। मोहम्मद यूनुस इंडिया आना चाहते थे पर इंडिया ने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वो चाइना चले गए। एंड आज के डेट में हमको ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चल रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। एंड मेन कैपिटल ढाका के अंदर ऐसी प्रोटेस्ट हो रही है। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे लाइन अप होते हैं कि इनकी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो डिक्टेटर लाइक एटीट्यूड था उसका। वहां पे इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट हुई कि उसको वहां से बाहर ही निकलना पड़ा। लोगों का ये भी कहना है कि सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था, ये वो। इसमें मेरे दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कि अगर सीआईए लेड प्रोटेस्ट थी तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी वो व्हाई इज इट क्लोजर टू चाइना देन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद इस टाइप की थ्योरी स्प्रेड हो रही थी इंडिया में कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है यूएस उसको चाहता था। शेख हसीना नहीं देना चाहती थी, इसलिए ये सारी प्रोटेस्ट हुई। पर सवाल ये है कि ये जो आइलैंड्स है इस पर किसका कंट्रोल है। ऐसा माना जाता है कि 1400 लोग मारे गए थे उन प्रोटेस्ट में। तो जब ये प्रोटेस्ट होती हैं एंड चीजें एकदम आउट ऑफ हैंड चले जाती हैं, तब हसीना को एडवाइस किया जाता है बाय द आर्मी दैट शी शुड फ्ली, उनको निकल जाना चाहिए बांग्लादेश से। तो सबसे पहले ऐसी टाइप की न्यूज आती है कि शायद वो लंदन चली जाएंगी, पर नहीं, वो आती है इंडिया। अब बांग्लादेश में क्या क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। बांग्लादेश में जो अवामी पार्टी है, जो शेख हसीना की पार्टी थी, उसी को बैन कर दिया गया। उसके बाद शेख हसीना के नाम का ही डेथ सेंटेंस आ चुका है बांग्लादेश के अंदर। शी इज वांटेड इन बांग्लादेश, क्योंकि उनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। इसी के चलते प्रोटेस्ट हो जाती हैं बांग्लादेश के अंदर कि भाई शेख हसीना को लाओ, जो डेथ ऑर्डर मिला हुआ है उसके खिलाफ उसको एग्जीक्यूट कराओ। इस चीज के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट हो रही है। अब देखो डेथ सेंटेंस तो आ चुका है, पर वो है इंडिया में, तो इंडिया से उसको एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करना पड़ेगा टू बांग्लादेश। बट इंडिया ऐसा कर नहीं रहा, तो जो डेथ सेंटेंस है वो इन्फोर्स ही नहीं हो पा रहा। तो अब बीबीसी बता रहा है हमें कि भाई ये जो शेख हसीना आई थी इंडिया, तो ये एक असाइलम सीख किया था उन्होंने, इसलिए आई थी। ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, तो हमारी जो सरकार है वो इनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करना चाहती। एक एलाई को सपोर्ट करने के लिए इंडिया कितना अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल एक्सपेंड कर देगा। तो जो एक साउथ एशिया एक्सपर्ट है माइकल कुगलमैन, वो बता रहे हैं कि इंडिया के पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो शेख हसीना को हैंडओवर कर दें, पर वो ऐसा करना नहीं चाहते, ठीक है। या तो फिर स्टेटस को बने रहने दें, मतलब जैसा है वैसे ही। पर ये इंडिया के लिए काफी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जो भी नई सरकार आएगी बांग्लादेश में इलेक्ट होके, वो फिर इंडिया को यही बोलती रहेगी, कोई भी मीटिंग होगी सबसे पहले यही होगा कि शेख हसीना को वापस करो, पर आप वापस नहीं करना चाहते। साथ में एक प्रॉब्लम ये भी बताई जा रही है कि शेख हसीना यहाँ पे बैठ के कोई शांति से तो बैठी नहीं हुई है, वो यहाँ से भी कोशिश कर रही हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही हैं। अब या तो इंडिया उनको फोर्स कर दे कि भाई आप शांति बनाए रखो, कोई ऐसे स्टेटमेंट या इंटरव्यू ना दो, जो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो बची कुछ लाइफ है यहाँ पे अच्छे से गुजार ले, पर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और जो एकदम लास्ट ऑप्शन है कि भाई कोई और देश ढूंढ लो जहाँ पे शेख हसीना को भेज दें, क्योंकि यहाँ पे जो बोझ बना हुआ है एंड जिसकी वजह से आप अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बांग्लादेश के साथ अच्छे कर ही नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम को ही हटा दो। अगर आप इनकी बात सुनो तो ये बता रहे हैं शेख हसीना इज अ हाई मेंटेनेंस गेस्ट विद सीरियस लीगल प्रॉब्लम्स एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो इंडिया के बांग्लादेश से रिलेशनशिप काफी खराब हो रहे हैं इसी पर्टिकुलर रीजन से। मेरे से तो यही नहीं डाइजेस्ट हो रहा कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही है भाई। कहीं हम पाकिस्तान को ब्लेम करते रहते हैं कि वो टेररिस्ट नेशन है, कहां एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रही है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रही है बांग्लादेश के अंदर। अनइमेजिनेबल। सबसे पहले तो जो हमारे पड़ोसी हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर बात करें, वहां पे जब जेनजी प्रोटेस्ट चल रही थी तब इंडियन मीडिया को कैसा ट्रीटमेंट मिला था। एडिटर एक आध क्लिप दिखा दो यार जरा। अब नेपाल भी चाइना की तरफ ही कदम बढ़ाते हुए दिख रहा है। नेपाल पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। नेपाल जो हमेशा हिस्टोरिकली क्लोजर टू इंडिया था, वहां पे भी अब नेपाल में भी वही सेम चीज हो गई जो बांग्लादेश में हुई कि जो केपी शर्मा ओली थे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता था तो सबसे पहले इंडिया आता था। इस बारी ये चले गए बीजिंग। इसके अलावा चाइना और नेपाल का जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो भी बढ़ रहा है। तो जब चाइना के पास इतना वेल्थ है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो हम उनके साथ कैसे कंपीट करेंगे। उनके पास इतने सारे इंसेंटिव्स हैं, इतने सारे लॉलीपॉप्स हैं किसी को देने के लिए भी। तो
लोग हमारे साथ अलाइन क्यों करेंगे इंस्टेड ऑफ चाइना? ये जरूर बात ठीक है कि जैसे श्रीलंका कर रहा है, मालदीव्स कर रहा है, ये बैलेंसिंग एक्ट के लिए इंडिया को भी साथ में एज एन एलाई रखेंगे, बट बैलेंसिंग एक्ट के लिए वी कैन नॉट आउटडू चाइना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड पाकिस्तान की, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो आज के डेट में फ्रॉम व्हाट सीम्स ऑन द सरफेस पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली क्लोजर बन रहा है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अब आप बताओ कि हद इतनी पार हो गई कि पाकिस्तान इज क्लोजर टू अमेरिका, इट इज ऑल्सो क्लोज टू चाइना। साथ ही साथ पाकिस्तान ने नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया सऊदी अरेबिया के साथ। अब भाई हम तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन द सऊदी मिलिट्री, तो ये एक्चुअली ज्यादा जरूरी था सऊदी अरेबिया के लिए। बट अगर मान लो कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है अरे वो तो तेल ही नहीं होगा उनके पास, तो भाई अब सऊदी के साथ ऐसी डिफेंस पैक्ट साइन हो गई तो तेल ही तेल है ना। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हम काफी आइसोलेटेड थे। इजराइल जिसको हम अपना जिगरी मानते हैं उसने भी आगे फुल फ्लेजेड सपोर्ट नहीं किया, उसने भी ये बोला वी आर अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक्स। एंड जहां तक पाकिस्तान की बात करें तो फिर चाइना, टर्की, अजरबैजान, इन तीनों देशों ने होल हार्टेडली आके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई ये टेररिज्म फैला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, एंड वहीं पे पाकिस्तान बन जाता है को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी। हालत तो ये हो गई है कि पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमको तालिबान को इनवाइट देना पड़ता है कि हम आओ हमारे देश में हो, ठीक है, व्हिच आल्सो आई बिलीव बहुत ही डेंजरस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने उसके बारे में बात भी की है। अब रशिया की बात करें तो रशिया इंडिया हमेशा भाई भाई रहे हैं, आगे भी रहेंगे, बट कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, वो आती रहेंगी। नॉट दैट हमारा कोई रिलेशनशिप रशिया के साथ खराब हो रहा है। सबसे पहले तो ऑयल की बात है, वो कह रहे हैं हमसे ऑयल खरीदो क्योंकि हमने खरीदा है एंड उन्होंने सस्ता भी दिया है। ये बात अलग है कि हमको पंप प्राइजेस पे कुछ राहत देखने को नहीं मिली, बट हमारी इंडियन कंपनीज ने तो कमाया ना। तो ये भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि हम उतना ही ऑयल उनसे परचेज करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। पर साथ ही ऐसा नहीं है कि रशिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हो गए, जैसा कि हमारी मीडिया रिपोर्ट करती रहती है। पाकिस्तान के अंदर कोई सोवियत एरा का स्टील प्लांट है, रशिया उसको रिवाइव करने वाला है, ठीक है। साथ ही हमने रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं की।